साथियों, मैं प्रोफेसर त्रिलोक कुमार जैन, डायरेक्टर CDOE सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जिसमें हम दूरस्थ शिक्षा के ऊपर आधारित कई पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, जैसे BA, MA, BBA, MBA, BCom, BA जर्नलिज्म। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन हम में से हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने गुरु के पास जाएं और उनसे मार्गदर्शन लें और इस जीवन संबंधी समस्याओं के ऊपर गुरु से ज्ञान हासिल करें। गुरु यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सके, जो हमें संशय से क्लैरिटी की तरफ ले जा सके। तो इस अवसर पर सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय के चीफ मेंटर यानी हम सबके गुरु डॉक्टर सुधांशु सर से हमने समय लिया है और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। हम आज उनसे ये प्रश्न करेंगे कि आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच क्या किया जाए, किस तरह से हम युवा पीढ़ी में शिक्षा, संस्कार, जीवन मूल्य और आज की परिस्थितियों को देखते हुए नैतिकता, इसकी अलग कैसे जगह है। सर, इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों की तरफ से आपको आभार ज्ञापित करते हैं और आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आज की परिस्थितियों के अंदर विद्यार्थियों में नैतिक चेतना और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा की इस वेला पर आपको भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी गुरुओं को जो कि न केवल ज्ञान विहार विश्वविद्यालय के अंदर कार्यरत है बल्कि देश भर में, दुनिया भर में अपनी अपनी जगहों पर ज्ञान की ज्योति को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। और देखिए, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में गुरु के महत्व को कबीरदास जी से बेहतर किसी ने ढंग से समझाया नहीं। जब कबीरदास कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो उस वाले अपने दोहे में वो बता रहे हैं कि गुरु भी सामने है, ईश्वर भी सामने है, लेकिन नमस्कार का पहला जो अधिकार है वो गुरु जी को है, क्योंकि गुरु जी ने वो मार्ग बताया जहाँ से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और गुरु शब्द इतना पुराना है, जो जुपिटर है, जो प्लेनेट, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेनेट है और उसको हम लोग गुरु कहते हैं। और गुरु यानी सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे भारी। तो नो डाउट की इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु भारतीय कल्चर के अंदर, भारतीय नॉलेज के अंदर शुरू से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। और इस बात की खुशी है बीइंग ए इंडियन कि हमने सारी चीज़ों के पीछे प्रेरणा गुरु को माना, क्योंकि ये एक सच है। जब हम अभी जीवन मूल्य की बात करेंगे या नैतिकता की बात करेंगे तो घूम फिर करके वो गुरु के ऊपर ही आने वाली है बातचीत। तो गुरु ही वो व्यक्ति था जिसने कभी या तो ये कल्पना करी कि ईश्वर है, या उससे ये बीज भी हमारे अंदर डाला कि शायद ईश्वर नहीं है। तो नास्तिक भी गुरु ने बनाया, आस्तिक भी गुरु ने बनाया। गुरु ने सारे पुराण और उपनिषद, गुरु ने सारी नॉलेज वो हम सभी बीच में फैलाई है। तो निश्चित तौर पर जब जीवन मूल्यों की बात करते हैं, जब नैतिकताओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो इसके लिए जो सेंटर पॉइंट है बातचीत का वो गुरु। अब आपका सवाल था जिस परिप्रेक्ष्य में, तो मैं पहले मेरी एक बात को सामने रखना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि समय के साथ नैतिकताएं अच्छी होती चली जा रही है, जीवन मूल्य अच्छे होते चले जा रहे हैं, जबकि आमतौर पर ये चिंता और ये धारणा पिछले 5000 साल से या 10,000 साल से हमारे बीच में रही है कि हमारी नैतिकता गिर रही है।
हमारा जीवन मूल्य गिर रहा है। सब लोग यही सोचते हैं। हाँ, श्री कृष्ण ने तो गीता में बोला भी है कि जब जब धर्म संकट में आएगा, यानी कि जब जब नैतिकता संकट में आएगी, जब जब भी लगेगा, देखिए धर्म उनका कोई हिंदू मुसलमान धर्म नहीं है, उनका जो धर्म है वो मूल्य और नैतिकता है, कर्तव्य है। तो जब वो उस समय पे कह रहे हैं, द्वापर युग में भी ये चिंता है कि धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, त्रेता में भी यही बात चल रही है, आज भी यही बात चल रही है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि पहले नैतिकताएं आज से बेहतर थी, लेकिन एक ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, बड़े स्तर पर देखा जाए, तो हमारी सभ्यता उत्तरोत्तर बेहतर दिशा में जा रही है। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा मेरी ओर से कि नैतिकता भी बढ़ी है, जीवन मूल्य भी बढ़े हैं। सिर्फ हुआ ये कि पारदर्शिता भी साथ में बढ़ी है। आईटी और डिजिटल वर्ल्ड आने से, या कि सूचना इधर से उधर आसानी से जाने की वजह से छोटी से छोटी घटना सामने वो हमारे सामने आती है और हमें लग रहा होता है कि नैतिकता का पतन हो रहा है। लेकिन पहले जितना नैतिकता का पतन था, अब उससे कम पतन है। कॉन्शियसनेस बढ़ी है, नौजवान ज्यादा समझदार है, ज्यादा नैतिक है। अब मैं आपको बहुत अच्छा फैक्ट बताना चाहूंगा कि एक सर्वे रिसेंटली हुआ जैन जी को लेकर के। जैन जी मतलब जो लोगों ने 97 के बाद जो बॉर्न हुए या 96 के बाद जो बॉर्न हुए, उनके ऊपर एक स्टडी हुई जो कि शायद 2010 तक जो पीढ़ी है उन 15 सालों को बोल रहे हैं। तो सबसे कम अल्कोहल यूजर्स जो है, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अल्कोहल कंजम्पशन का रिलेशन डायरेक्ट नैतिक साथ एक फूड का वो है, बट इंडियन परिप्रेक्ष्य में, खासतौर से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में या वेस्टर्न इंडिया जहाँ पर हम अल्कोहल को भी नैतिकता से जोड़ते हैं, तो फैक्ट्स ये बता रही है कि जैन जी सबसे कम अल्कोहल कंज्यूम करती है, जैन जी सबसे कम स्मोक कंज्यूम करती है। तो यानी कि ये तरह से जिनको हम आज तक दुर्व्यसन बोल रहे थे, अपने आप ही आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नई पीढ़ियां हैं, वो उनसे थोड़ा सा पीछे हट रही है। तो ये एक छोटा सा परिचय है जो बता रही है कि चीजें सुधर रही हैं। और देखिए क्या हो रहा है कि भले वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या भले वो हमारी बॉलीवुड हो, भले बहुत सारे लेखकों की किताबें हो, हर तरफ से एक मोरालिटी की तरफ जाने का एक हमें डायरेक्शन मिल रहा है हर तरफ से। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कह रहा है कि भाई वी ऑल शुड बी इक्वल, तो लाइक इक्वलिटी इज अनदर काइंड ऑफ और द मेजर थिंग फॉर द सोशल वैल्यू, दिस नैतिकता। अगर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत नैतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर मैं इंसानों के अंदर भेद करता हूँ तो मेरी नैतिकता तो कहाँ है? कहीं भी नहीं है। तो आपने देखा है कि आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसा कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उस वाले ग्रुप से थे, बहुमत उससे था जिनके ऊपर भेदभाव करने का आरोप है। वहां जो अंदर सदन में बैठे थे, उनमें से अधिकांश लोग वो बैठे थे जिन के वर्गों के ऊपर, जहां से बिलोंग कर रहे हैं, कहा गया कि इन्होंने ही असमानता पैदा की 5000 वर्षों में। उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम असमानता को स्वीकार नहीं करेंगे, दंडनीय अपराध होगा। और उन्होंने इसमें सोशल मूवमेंट भी बनाया कि हम सब बराबर हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 5000 साल से बराबरी, असमानता चल रही थी और हमने एक कानून से उसको बराबर कर दिया। जब ये बात आ रही थी कि महिला और पुरुष, उसमें पुरुष आधिपत्य करने वाला व्यक्ति है और महिला उसकी सबऑर्डिनेट है। हम लोगों ने ग्रेजुअली इस मूवमेंट को चलाया, हमारे फोर फादर्स ने समानता, और आपने देखा है कि किस तरह से हमने वुमेन इक्वेलिटी, वुमेन लिव, महिलाएं आजाद महसूस करें, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, ये सब चीजों को इंक्रीज करके, और हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि ना केवल कम्युनिटीज के अंदर इक्वेलिटी है, बल्कि जो मेजर 2 सेक्शन थे
औरत और आदमी, वहाँ पे भी हमने बराबरी को तवज्जो दी। बिल्कुल। तो आप समझिएगा कि ये बेसिक पॉइंट्स हैं, जो हाँ। बेसिक डॉट है। हाँ। इन डॉट्स को जब आप जोड़ते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नैतिकता बढ़ रही है। हाँ। 500 साल पहले अगर तुलसीदास जी 500 साल पुराने समाज का उदाहरण कर रहे हैं, हाँ। जहाँ पर वो लिख रहे हैं कि महिला उत्पीड़न की अधिकारी है, हाँ। तो ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी उस समाज का एक मिरर है। हाँ, है ना? एक समाज में क्या चल रहा है, हाँ। समाज दिखा रहे हैं, समाज का चेहरा दिखा रहे हैं, समाज का चेहरा दिखा रहे हैं। तो समाज का चेहरा दिखाने के दौरान 500 साल पहले की आपने परिस्थिति देखी है, आप 1000 साल पुराने जो लेखक हैं, आप उनके अगर समानों को पढ़ेंगे, उनकी लेखनी को पढ़ेंगे, तो आपको साफ नजर आएगा कि महिला और पुरुष के बीच में असमानता नजर आ रही है। आपको नजर आएगा कि कम्युनिटीज के अंदर डिफरेंसेस है। आपको नजर आएगा कि आपके काम को लिमिट किया जा रहा है कि बिकॉज यू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, यू हैव टू डू दिस जॉब, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड। तो वो सब चीजें खत्म हुई ना ग्रेजुअली। तो चूंकि वो सब चीजें खत्म हुई है, जाहिर है जीवन मूल्य बेहतर हुए हैं, नैतिकताएं बढ़ी हुई हैं। आज हर समाज का वर्ग, पुरुष और स्त्री, हर रीजन का व्यक्ति एक साथ बैठ करके टीम भावना के साथ मानव समाज निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। तो ये सब चीज बिकॉज ऑफ गुरुज, बिकॉज ऑफ आवर सीनियर्स, जो हमारे लिए प्रेरणावान बना रहे थे, भले वो फ्रीडम फाइटर्स थे, भले वो सोशल रिफॉर्मर्स थे, भले वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों के लेखक थे, या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी गुरुकुल के शिक्षक थे। सभी लोगों ने निरंतर बिना रुके हुए, बिना हारे हुए, एक 5000 साल पहले जो सपना देखा था कि एक ऐसा विश्व बनाएंगे जहाँ पे समानता होगी, एक ऐसा विश्व बनाएंगे जहाँ पर दूसरे के प्रति संवेदना होगी, जहाँ पर दूसरे के लिए, आप बताइएगा कि जो सोशल वेलफेयर है, दोज हु आर नॉट कम अप बाय देयर ओन, उनके लिए ऐसा सपोर्ट सिस्टम, पूरा भारतवर्ष टैक्स पे करता है, पूरा भारतवर्ष, और वो टैक्स का पैसे का बड़ा हिस्सा उन लोगों के जीवन पर जाता है जिनकी आमदनी कम है। यानी कि आई एम एग्रीड to pay the tax, knowing this fact that this tax will not return directly to me but to the beneficiaries of the social security। तो अभी भारत सरकार कह रही है कि हम लोग 90 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी, पर अभी समझ लीजिएगा जो 90 करोड़ को सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है, they are majorly not contributing direct tax। GST तो देना होता है, लेकिन those who are giving direct tax, they are not under the list of the beneficiary। तो कितना राजी सब लोग इस काम को कर रहे हैं। तो ये सब नैतिकता है, ये जीवन मूल्य कि ठीक है, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 20% हमारे पूरे सिस्टम ने बनाया कि भाई 20% आप डिवोट कीजिए, मैं दे रहा हूँ, डिवोट कर रहा हूँ, कहाँ विरोध कर रहा हूँ, कहाँ कुछ हो रहा है। तो मोटे तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि समय लगातार इम्प्रूव कर रहा है। और अभी देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स आते हैं। जैसे सबसे जो रिसेंट डाउट आया, जब लोग कह रहे हैं कि भाई एआई आ जाएगा, जॉब चले जाएंगे, एआई आ जाएगा तो मोरालिटी खत्म हो जाएगी। आपने इस बात को देखा है कि चीजें हमेशा इम्प्रूव होती हैं। जब ऑटोमोबाइल आया था तो लोगों ने कहा था इससे चीजें खराब होंगी, जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी लोगों ने कहा था चीजें खराब होंगी, जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों ने कहा था कि जॉब जाने वाले हैं। और अभी एआई भी निश्चित तौर पर ये इक्वलिटी का, डेमोक्रेसी का, एक हैप्पीनेस का एक नया दरवाजा खोल रही है। दिस विल बी ओपन न्यू गेटवे ऑफ द हैप्पीनेस। Those who are not understanding AI, they have skilled in the different fields। वो लोगों को लग रहा है कि ये नई चीज क्या आ रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो ये बुरी होगी। ऐसा नहीं है। हमने अपनी जनरेशंस को इतना मजबूत बनाया है कि वो एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
और जो एआई 5 बरस बाद 10 बरस बाद हमारे सामने आएगा, वो एआई हमारे एम्पैथी को एक अलग लेवल पर लेकर आएगा, वो हमारे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी का अलग लेवल लेकर के आएगा, वो परोपकार का एक अलग ही रूप हमें सिखाएगा। लाइक एआई भी हमारा गुरु बनेगा, कंप्यूटर भी हमारा गुरु बना है। पहले इलेक्ट्रिसिटी और ऑटोमोबाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज ने भी हमें गुरु की तरह से पाला पोसा है, शिक्षित किया है, डायरेक्शन दिया है। तो जो नई चीज़ें आ रही हैं वो भी आने वाले समय में हमें और बेहतर दुनिया की ओर ले जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आज साथियों, एक बात हम सबको स्पष्ट हुई है कि हम एक बेहतर ज़माने की तरफ जा रहे हैं। सोसाइटी का इवोल्यूशन एक बेहतर दुनिया की तरफ हो रहा है, और सर ने हमें आज मार्गदर्शन दिया है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बेहतर भविष्य सामने निश्चित है। और जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, जो हम डेवलप कर रहे हैं, वो भी हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ने में मदद करेगा। सर, मेरा एक प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में मुझे ये लगता है कि आज के विद्यार्थियों को जो इंटरनेट से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे जीवन मूल्यों से, हमारे एथिकल फ्रेमवर्क से कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाए, ये मेरा एक प्रश्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एथिक्स भी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई होना चाहिए, कि एथिक्स की भी किताबें होनी चाहिए, एथिक्स का भी एग्जाम होना चाहिए, एथिक्स का भी कोर्स होना चाहिए। जो स्टूडेंट ये एथिक्स का कोर्स पास नहीं करे, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और बाकायदा कई संस्थाओं ने एथिक्स का एक करिकुलम या बिजनेस एथिक्स का एक करिकुलम डेवलप किया है, जिसके अंदर विद्यार्थी को एथिक्स की भी वैसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है जैसे दूसरे सब्जेक्ट। तो एक ये प्रश्न उठता है कि एथिक्स को हम किस प्रकार विद्यार्थियों के बीच हम ट्रांसमिट करें। जो बातें आज आपने मुझे बताई, उस चीज को अगर मुझे अपने विद्यार्थियों के बीच ट्रांसमिट करना हो, विद्यार्थियों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना चाहता हूं मैं, और उसके लिए मुझे उस अपनी पढ़ाई में इंटीग्रेट करना हो, तो मैं क्या करूं? एक शिक्षक के रूप में ये जो प्रश्न है कि हाउ टू टीच एथिक्स, इस पर आपका थोड़ा मार्गदर्शन करिए। देखिए सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका भी विरोध नहीं कर सकता कि एथिक्स को क्लासरूम में पढ़ाया जाए, मैं इसके लिए विरोध नहीं कर सकता। हाँ, इतना सा कहना चाहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो ऑलरेडी कह रही है कि लेट पीपल डिसाइड देयर ओन करिकुलम, तो यू कैन नॉट फोर्स एवरीवन कि तुम्हें यही पढ़ना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एथिक्स कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, हमारा कॉन्शियसनेस बेहतर दिशा की ओर जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर करिकुलम ऐसा बनाया भी जाता है और वहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे सफल और परोपकारी और सदचरित्र वाले नायकों के बारे में बातचीत करें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो हमारी सराउंडिंग्स है। और दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, मैंने जब कहा कि भाई इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो मेरे इम्प्रूवमेंट आने के पीछे कहने का तात्पर्य यही था कि ठीक है, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि दे आर लर्निंग बैड प्रैक्टिसेस ऑन इंटरनेट, दे आर लर्निंग बैड थिंग्स फ्रॉम द व्हाट दे आर वाचिंग आउट ऑफ द सोसाइटी एवरीवेयर। आई एम नॉट डिक्लाइनिंग, मना नहीं कर रहा, ऐसा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज which they achieve on the basis of their ethical efforts, with their moral values. So those stories should be at least provided or circulated to the new generation so that they can decide, like there are two lives. ऐसा देखिए, हमारे पुराने जो आख्यान है उसमें भी हमेशा हमें ये दिखाया गया है कि राक्षस और देवता, यानी कि गुड डीड्स वर्सेस बैड डीड्स, और यही सिखाया है कि गो टुवर्ड्स द गुड डीड, यू विल गेट समथिंग गुड। और आज भी यही मैं कहना चाह रहा हूँ
कि अच्छे काम करने वाले लोगों को अगर हम सामने लेकर के आए। अब हो क्या रहा है कि आजकल जो लोग जरूरी नहीं अच्छा काम कर रहे हो, बट वो विद हेल्प ऑफ देयर पावर, विद हेल्प ऑफ देयर मनी, दे आर इन द पोजीशन टू शोकेस देमसेल्फ। हाँ आपको याद है एक टाइम पर हम लोग नोबेल प्राइज को पता नहीं कितना बड़ा प्राइज मानते थे, बट अभी पिछले दिनों जैसे चर्चा में कि ट्रम्प के लिए लोग कह रहे हैं कि नोबेल प्राइज दिया जाए, और वो भी शांति का नोबेल प्राइज दिया जाए। वन हु इज द बिहेविंग लाइक ए डिस्ट्रैक्टर, उसको शांति का नोबेल प्राइज दिया जाए। तो ऐसे लोग भी सोसाइटी में होते हैं जो कि किसी ढंग से अपने आप को ऊपर दिखाने के प्रयास कर रहे होते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा भी हो, उनका बिहेवियर कैसा भी हो। तो देखिए ये सब चीजें चलती रहेगी, लेकिन शिक्षक होने के नाते हमें चूज करना है कि हम कौन सी सबसे बेहतरीन चीज को, बेहतरीन चरित्र को, बेहतरीन व्यक्तित्व को हमारे बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। तो अब यहाँ क्या होगा कि अगर मैं उन्हें कहूँगा कि भाई तुम्हें क्यूरिकुलम में ये सारे हमारे दोहे पढ़ने होंगे, हमारे श्लोक पढ़ने होंगे, हमारी उक्तियाँ पढ़नी होंगी, मे बी ये सब चीजें उनको उस तरह से इम्प्रेस ना करें। लेकिन अगर हम उनकी कहानियां उनको लेकर के आएंगे, अभी कल परसों ही मैं बातचीत कर रहा था, किसी से बात कर रहा था, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, कि कैसे बहुत छोटी प्रोफाइल का आदमी होते हुए भी उसने समय के साथ अपने आप को इम्प्रूव किया। 22 साल की एज में पढ़ना शुरू किया, बाद में मैट्रिक किया, और उसने ये चीजें पढ़ने की कोशिश करी कि गैलीलियो का रिसर्च क्या है, कोपरनिकस का रिसर्च क्या है, मार्को पोलो एशियन कंट्रीज के बारे में, उनकी रिचनेस के बारे में क्या लिख रहा है। देन ही डिसाइडेड कि मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा और वहां से ईस्ट आ जाऊंगा, बिकॉज अभी खोज हो गई कि दुनिया गोल है। तो एक आदमी जो 20 साल की अवस्था तक शून्य पढ़ा हुआ है, उससे अपना डेवलप किया, क्रिएट किया, टारगेट किया, और आगे 12-15 साल तक फंडिंग के लिए एफर्ट किया, और एक दिन उसे प्रूव करके दिखाया कि उसने दुनिया में नई सौगात दी। तो यानी कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि भाई गलत काम करके मेहनत कर सकते हैं, अभी कहानी बता रही है कि मेहनत करके ही आप उस ऊंचाई पे पहुंच सकते हो, तरक्की पे पहुंच सकते हो, और पेशेंस की जरूरत है। संपाति की कहानी, जो कि जटायु के भाई थे, एक युग से निकल के दूसरे युग में जाने पर उनको अपना जो मार्ग था, अंतिम मार्ग, उनको वहां प्राप्त हुआ, और वो पूरा युग उनको इंतजार करने में निकला, लेकिन उन्होंने अपना राइटफुलनेस कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा राइटफुलनेस के ऊपर है, और राइट टाइम आने पर उनको भगवान श्री राम के लिए काम करने का मौका मिला, और उनके दुख दर्द समाप्त हुए। तो पॉइंट ये आ रहा है, ये कहानी का अपना तरीका माइथोलॉजिकल स्टोरी है, बट ये है कि आप मेहनत करते रहिए, आप पेशेंस के साथ वेट भी कीजिए। ये हमारी पूरी फिलॉसफी ने ही सिखाया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, लेकिन मतलब आलस्य मत करो, कर्म करो। तो एक ना एक दिन आफ्टर राइट लाइक दिस, ये टाइम निकल जाएगा, राइट टाइम पर आपको वो दिन मिलेगा जहां आप जाना चाहते हैं। इसके बारे में आप तो पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले, खेजड़ी जो है, उसका जो बीज है, उसका बीज क्योंकि बड़ा प्रतिकूल माहौल है, वहाँ पर गर्म हवाएं हैं, बारिश नहीं है, रेत भी अच्छी नहीं है, तो कितनी बार इधर से तो उड़ता रहता है। लेकिन जब भी कभी राइट रेन आ जाती है और राइट विंड आ जाती है, तो खेजड़ी का जो बीज है वो कितना घूम फिर करके भी आखिर में प्रस्फुटित होता है और एक शानदार छायादार वृक्ष बनता है, और तपते रेगिस्तान के अंदर एक आशा और एक उम्मीद का प्रतीक बन जाता है, जीवन का प्रतीक बन जाता है। तो हमारे लोगों को ये हमें सिखाना ही होगा, निरंतर प्रयास करिए, निरंतर मेहनत करिए, पेशेंस रखिए, रॉन्ग डीड से बचिए, और आगे बढ़ते चले जाइए। रास्ता अपने आप खुलेगा, प्रकाश आगे आएगा। कोलंबस जब निकला हुआ तो उसे क्या उम्मीद रही होगी कि वो धरती पे कब पहुंचे, लेकिन एक दिन उसको धरती मिली,
और धरती भी मिली न्यू वर्ल्ड। तो नौजवान पीढ़ी के आगे बढ़ेगी राइटफुलनेस के साथ, उसको जहाँ पे उजाला होगा वो वहाँ पहुँचेंगे, हर हालत में पहुँचेंगे। तो नो डाउट कि मे बी थ्रू ए लाइक लार्जर curriculum I don't find कि we can inculcate ethics among the youth, but certainly continuous interaction, motivating them through plays, through real stories, and टीचर का खुद का बिहेवियर, टीचर का खुद का एक्शन। जो स्पीकर है, देखिए इफ आई एम ए गुड स्पीकर एंड आई एम टॉकिंग टू द पीपल अबाउट समथिंग एंड आई एम नॉट डूइंग दैट, ये भी जैसे गांधी के बारे में पूछा गया कि भाई गांधी से क्या सीखें, तो इस बारे में कहा जाता है कि गांधी का जो जीवन है वही उनकी शिक्षा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु का जीवन भी ऐसा होना चाहिए। एज ए गुरु अगर आप खुद भी वैसे बैड डीड्स कर रहे हैं, यू कैन नॉट बी ए गुड गुरु। और आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, अगर गुरु गलत होगा, कोर्स में पढ़ा भी देगा तो बच्चे पे तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम चाहते हैं बच्चे पे सकारात्मक प्रभाव पड़े तो गुरु को खुद को भी चरित्रवान, ज़्यादा सक्षम, उदार और क्रिएटिव, एक आइडिएशन वाला बंदा बनना पड़ेगा, ताकि नई तरह की शिक्षा, नई तरह की नॉलेज बच्चों के अंदर डाली जा सके। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमें बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन मिला है और ये बात समझ में आई है कि एथिक्स के लिए, समझने के लिए और उसको जीवन में अपनाने के लिए हमें वो आदर्श लेने हैं, वो कहानियां लेने हैं, वो प्लेस लेने हैं, वो रोल प्लेस लेने हैं जिनके अंदर परिश्रम, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य और दिशाबोध के साथ में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा है। आज के इस बेहतरीन सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका आभार। सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय हमेशा से आदर्श व्यवस्थाओं का प्रतीक रहा है, इनोवेशन का प्रतीक रहा है, सस्टेनेबिलिटी का प्रतीक रहा है और पायनियरिंग विजन का प्रतीक रहा है। यहाँ हमेशा ऐसे प्रयास किए गए हैं जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए किए जाते हैं और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस विश्वविद्यालय में बहुत ही सक्षम लोगों से मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमारे चीफ मेंटर साहब का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर जो ये बहुत जटिल प्रश्न हम सभी शिक्षकों के और आम लोगों के दिमाग में रहता है कि समाज विघटन की तरफ जा रहा है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, समाज के अंदर नई पीढ़ी दिशाहीन हो रही है, टेक्नोलॉजी हमारी नई पीढ़ी को खराब कर रही है, वगैरह वगैरह, इन सभी प्रश्नों का समाधान सबके साथ में विचार विमर्श में एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। हम एक बेहतर भविष्य की तरफ जा रहे हैं और बेहतर भविष्य की तरफ चलेंगे और हम सभी को एक पॉजिटिव और एक इनिशिएटिव टेकिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है और समाज के बेहतरीन आदर्श हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके आज के मार्गदर्शन से हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं और आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।